हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आपने सभी वीडियोस ध्यानपूर्वक देखे हैं और परीक्षा का फॉर्मेट आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से पेपर आने वाले हैं। मैं सभी विषय की बात कर रही हूँ, तो लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम पेपर नंबर 1 इलेक्टिव हिंदी की हम बात कर रहे हैं, ऐच्छिक हिंदी की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ना, कक्षा 12वीं में 2 कोर्स चलते हैं, हिंदी कोर है हमारी और एक हिंदी है इलेक्टिव। ठीक है, कोर हिंदी में कहते हैं जिसको आधार, इलेक्टिव जिसको कहते हैं हिंदी में ऐच्छिक। तो इसी तरह से हर एक विषय के आपको सैंपल पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करता है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही साथ आपके लिए आ गई हैं अब क्या, देखिए यहाँ पर बुक्स और ई बुक्स जिनमें रहेंगे शामिल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, जो भी आपके बुक्स में दिए गए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, विगत जो परीक्षाएं हुई हैं विगत वर्षों में उनका सभी का सॉल्यूशंस यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ सैंपल पेपर सॉल्यूशंस भी हैं जो आपको आपकी आने वाली 12वीं कक्षा की परीक्षा में तो उत्तीर्ण करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, जिन भी परीक्षाओं में आप अपने आप को जो भी परीक्षाएं आप अटेम्प्ट करेंगे उनमें भी आपको हेल्प करने वाली हैं। तो ये हैं बुक्स आपके लिए डियर स्टूडेंट्स। बहुत ध्यानपूर्वक हर एक वीडियो को आपको देखना है ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को अव्वल बनाते हुए अपने आप को परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर सको। ठीक है, अब चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर। ठीक है, ये हम कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी। लिखा है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। हिंदी में सैंपल पेपर को प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कहा जाता है और इसी में हम देखेंगे कि पेपर में कौन कौन से निर्धारित जो आवश्यक निर्देश हैं वो दिए जाते हैं और समय कितना है, पूर्णांक कितने हैं, सब कुछ जानेंगे जो कि आपकी एज इट इज परीक्षा में आने वाला है, उसी का प्रतिदर्श है, उसी का सैंपल पेपर है। आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए हम इस तरह से प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। उन्हीं के साथ साथ हम सॉल्व भी करेंगे कि उत्तरों को कैसे लिखा जाना चाहिए, कितनी शब्द सीमा दी गई है, उसी आधार पर उत्तर किस तरह से निर्मित किया जाना चाहिए, सब कुछ देखेंगे आप इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य और आवश्यक निर्देश की तरफ, जो कि है निर्धारित समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा, पूर्णांक है आपके 80। अब 3 घंटे में आपको 80 नंबर का जो पेपर है वो सॉल्व करना है। अब भाषा की बात है तो हम ऐसा नहीं है कि भाई बहुत है ना 80 नंबर का है 3 घंटे में कर लेंगे। बेटा ध्यान से सुनो कि पेपर आता है भाषा का लेंथी, आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड रखनी होगी अच्छी, ताकि ना तो आप बहुत धीरे धीरे लिख पाएं और ना बहुत जल्दी भागो कि समझ में नहीं आ रही कि लिखावट क्या है। क्योंकि एक और पॉइंट यहाँ पर रहता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में स्वच्छता होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए आपकी लिखावट। ठीक है, तो पढ़ते हैं सबसे पहला निर्देश। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं, खंड आ और खंड बा, जिनमें कुल 14 प्रश्न हैं, कुल 14 प्रश्न हैं। ठीक है, खंड आ में 48 मतलब 48 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, एमसीक्यूज, और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 48 में से 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, 48 प्रश्न रहेंगे, इनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। फिर चलते हैं हम खंड बा की तरफ। तो खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, क्योंकि ये जो 48 क्वेश्चंस हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं उनमें आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, मतलब प्रश्नों में ही लिखा जाएगा कि मान लीजिए दिए है कि किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर लिखिए। ठीक है, और आंतरिक विकल्प मतलब प्रश्नों में दिया जाएगा तो आप बेहतरीन बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से प्रश्न को पढ़ना, क्योंकि जितने अच्छे से आप प्रश्न पढ़ोगे उतने ही अच्छे से आप उत्तर लिख पाओगे। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ये ना सोचना आपकी खंड आ में हमने कर लिया है, खंड बा छोड़ देते हैं, नो, सब कुछ मिलाकर है आपके 80 नंबर और बहुत अच्छे से, क्योंकि 48 में से आपको सिर्फ 40 ही करना है। ऐसा नहीं कि आप 41, 42 पूरे 48 कर दो और सोचो कि यहाँ पर हमें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है,
नहीं है। 40 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हैं और 40 नंबर के आपके सब्जेक्टिव हैं, कुल मिलाकर होते हैं 80 नंबर। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। जैसा क्वेश्चन पेपर दिया है कोशिश कीजिए कि उसी तरह से आप उत्तर लिखें। ठीक, अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अपठित है गद्यांश, जो कि है 10 नंबर का। 10 नंबर का है मतलब गद्यांश है, गद्यांश में से प्रश्न पूछे गए हैं और 4-4 विकल्प भी दिए गए हैं, तो 10 प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश 10 नंबर का बहुत वैल्यू रखता है। पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, जो सबसे उपयुक्त हो। ठीक, जो सबसे सही हो उस ऑप्शन को हमें चूज करना है। इतिहास से विरासत में आपको भारतीय संगीत जैसी अमूल्य मतलब अनोखी, सबसे मूल्यवान अमूल्य निधि मिली है। अन्य देशों के संगीतों की अपेक्षा इसमें जो विशिष्टता है वह उन मान्यताओं के कारण है जो संगीत के संबंध में हमारे पूर्वजों की थी। भारत में संगीत क्षणिक आमोद प्रमोद या अतृप्त तृष्णा की वस्तु ना होकर समस्त ब्रह्मांड से ऐक्य का आभास है। इसका मैं आपको बता देती हूं क्या कहना चाहा है कि जो भारत है उसमें संगीत केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, आमोद प्रमोद या अतृप्त तृष्णा या फिर अनसेटिस्फैक्शन जो है कि भाई काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, तो ये सिर्फ मनोरंजन या अपने लालच को या अपनी तृष्णा को शांत करने का ही एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड से ऐक्य का आभास है। संगीत संपूर्ण ब्रह्मांड को एक करने का सार है संगीत में। ठीक है, आनंद प्रदान करने वाला आध्यात्मिक साधन है और मानव को ब्रह्म तक ले जाने वाला मार्ग है। संगीत के अर्थ को जो भली भांति समझ जाता है वही ये अनुमान लगा सकता है कि संगीत तो परम पिता है, ब्रह्मांड का है। दिया है ना यहाँ पर कि ये मानव को ब्रह्म तक ले जाने वाला मार्ग है। संगीत के इस स्वभाव और ध्येय मतलब लक्ष्य, ठीक है, को हमारे देश के लोगों ने हमारी सभ्यता के प्रारंभ में ही पहचान लिया और संगीत का विकास इन्हीं आदर्शों के अनुकूल किया। ठीक है, कि जो वेद पुराण थे या हमारे जो भी ऋषि मुनि थे उन्होंने संगीत को जाना, समझा और इसी के अनुसार उन्होंने संगीत का निर्माण किया और इसका विकास होता गया। उन्होंने संगीत और जीवन में किसी प्रकार की दीवार खड़ी नहीं की। यह कहना अनुचित ना हो कि उन्होंने संगीत को हमारे जीवन में इस प्रकार बुन दिया कि सहस्राब्दियों के पश्चात भी वह उसका अविच्छिन्न अंग बना हुआ है। सहस्राब्दियों मतलब कई शतक, कई 100 वर्षों तक भी उसका अविच्छिन्न अंग बना हुआ है। मतलब संगीत का जो जादू है वो कई सदियों बीत जाने के बाद भी उतना ही अधिक है, उतना भी प्रभावी है। संसार में संभवतः ऐसा अन्य कोई देश नहीं है जहां संगीत इतने पुराने युग से जनजीवन में इतना व्याप्त हो जितना कि भारत में। अब भारत और अन्य देशों की तुलना की है कि संगीत जो है वो भारत में इतना पुराना है, शायद संभवतः अन्य देशों में इतना इतिहास नहीं है संगीत का। भारतवासियों के अधिक संगीत प्रेमी होने की बात का उल्लेख मेगास्थनीज ने भी कर दिया है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखे गए इंडिका नामक अपने ग्रंथ में एरियन मेगास्थनीज का यह कथन उद्धृत है कि सब जातियों की अपेक्षा भारतीय लोग संगीत के कहीं अधिक प्रेमी हैं। साफ लिख दिया था कि जो अन्य देश हैं वहां के लोगों की अपेक्षा भारतीयों के मन में संगीत के प्रति अधिक प्रेम है। सहस्त्रों मतलब होता है 1000, ठीक है, सहस्त्र मतलब 1000, क्योंकि सहस्त्र बाहु था जो परशुराम जी थे उन्होंने अपने कुठार से उसके बाजुओं को काटा था, तो सहस्त्र मतलब 1000 भुजाएं, 1000, ठीक है। तो सहस्त्र मतलब हजारों वर्षों से हमारे घरेलू और सांसारिक जीवन में लगभग सभी काम किसी न किसी प्रकार के संगीत से प्रारंभ होते रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संगीत हमारे साथ बना रहता है। कोई भी कार्य होता है संगीत अवश्य होता है, चाहे वो स्लो हो,
चाहे म्यूजिक, जैसे कि नहीं किसी को सैड म्यूजिक पसंद होता है तो किसी को कैसा, अपने अपने बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है किसी को, लेकिन हाँ संगीत होता जरूर है, रहता जरूर है। जिस दिन बालक संसार में अपनी आंखें खोलता है उस दिन से ही संगीत से भी उसका परिचय हो जाता है। चाहे वो नामकरण हो संगीत आएगा, कर्ण छेदन हो संगीत आएगा ही आएगा, विवाह आदि में तो संगीत होता ही है। ऐसा कोई तीज त्योहार नहीं होता, ऐसा कोई पर्व और संस्कार नहीं होता जिसमें संगीत ना हो। घर में ही क्यों, हमारे यहाँ खेल में और चौपाल में चक्की चलाने, धान कूटने के समय भी संगीत चलता रहता है। महिलाएं गाती थी, ठीक है, पौराणिक, यदि हम और पहले की ग्रामीण संस्कृति की बात करें तो जब वो चक्की पीसती थी ना तब भी वो गाते गाते पीसती थी, जिससे उनको थकान का अनुभव ना हो। और यह हमारे जनजीवन के उल्लास को प्रकट करने का तो प्रभावी साधन है ही साथ उसको गतिमान बनाने का भी प्रबल अस्त्र है। कि देखो कितना अच्छी बात कही उन्होंने कि संगीत हमारे मन में उल्लास और प्रसन्नता तो भरता ही है, साथ ही साथ स्पीड लाता है, मतलब पता नहीं चलता ना कि हम थक गए हैं, तो संगीत हमारे साथ एक नई ऊर्जा को भी प्रदान करता है। संगीत रचनात्मक कार्यों में अग्रसर होने की सामूहिक स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करता है और वह सामूहिक शक्ति देता है जो हमें उन कार्यों को करने के योग्य बना देती हैं जिन्हें हम अकेले या समूह में संगीत की प्रेरणा के बिना नहीं कर पाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? विषय वस्तु समझते हो? चलो देख लेते हैं, पहले ऑप्शंस पढ़ लें। का है इतिहास के पृष्ठों पर भारत, खा है भारतीय संगीत की विशाल परंपरा, गा है विभिन्न कर्मकांडों का व्यक्ति पर प्रभाव, या फिर घा इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक। तो ये जो गद्यांश है वो किस पर आधारित है? ये है खा, इसका उत्तर सही होगा, भारतीय संगीत की विशाल परंपरा पर आधारित। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत में अन्य देशों के संगीत की अपेक्षा क्या विशेषता है? संगीत तो अन्य देशों में भी है, लेकिन भारत के संगीत में क्या विशेषता है? का संपूर्ण ब्रह्मांड से ऐक्य करने का आभास, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने का आभास, या फिर खा मानव को वास्तविकता से विमुख करना, विमुख मतलब मुंह मोड़ने जैसा। गा है कृत्रिम आर्टिफिशियल वातावरण उपस्थित कर कल्पना लोक में ले जाना, या फिर घा मानव को ब्रह्म बना देना। तो इसका उत्तर होगा पहला, संपूर्ण ब्रह्मांड से एक ऐक्य करने का आभास। ऐक्य मतलब एकाकार, मतलब ऐसा लगता है कि हम सब परम ब्रह्म में लीन हो गए। अगला प्रश्न है, मनुष्य को ब्रह्म तक ले जाने का मार्ग किसे कहा गया है? का है ईश्वर को, खा है संगीत को, गा है गुरु को, या घा आदर्शों को। तो हम गद्यांश के अनुसार चल रहे हैं अभी, तो संगीत को ही कहा गया है ब्रह्म तक ले जाने का मार्ग। अगला प्रश्न है, संसार का ऐसा कौन सा देश है जहां संगीत पुराने समय से मानव जीवन का हिस्सा रहा हो? का एशिया, खा तुर्किस्तान, गा जापान, या घा भारत। बिल्कुल, भारत ही वो जगह है, वो देश है जहां संगीत पुराने समय से मानव जीवन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, इतिहास में भारतीयों की संगीत प्रियता का उल्लेख किससे मिलता है? कैसे पता चला कि भारतीयों में संगीत की, मतलब संगीत के प्रति मन में प्रेम है? का पर्व त्योहार से, खा इंडिका ग्रंथ से, गा सामूहिक कार्यक्रम से, या घा संस्कारों से। तो इतिहास में इंडिका ग्रंथ जो मेगास्थनीज द्वारा कहा गया था ना, कि ये तो पता चलता है इससे कि भारतीयों के मन में संगीत के प्रति कितना प्रेम है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्कार में संगीत नहीं मिलता? का नामकरण, खा कर्णछेदन, गा विवाह, या घा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा संस्कार है जिसमें संगीत नहीं मिलता? तीनों में मिलता है। तो क्या घा सही कह रहे हैं आप? आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि नामकरण हो, कर्णछेदन हो या विवाह, संगीत तो मिलता ही है, इसलिए इसमें से घा हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, जनजीवन के उल्लास को प्रकट करने का प्रभावी साधन क्या है? का त्योहार, खा संगीत, गा पर्व, या घा रीति रिवाज।
तो यहां भी आंसर आ जाएगा संगीत। अगला प्रश्न, सामूहिक रचनात्मक कार्यों में संगीत का क्या प्रभाव होता है? का शिथिलता प्रदान करना, शिथिलता मतलब एकदम ढीला ढाला, ढीला पंसा प्रदान करना, या फिर खा स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करना, मतलब एक्टिवनेस और इंस्पिरेशन, या फिर गा अकेलापन का अनुभव करना, या फिर घा कार्य करने योग्य ना छोड़ना। यस, उत्तर होगा इसका खा स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करना होना, क्योंकि संगीत हमारे मन और मस्तिष्क में एक्टिवनेस ला देता है, साथ ही साथ हमें नई एनर्जी का भी करता है। अगला प्रश्न है, हमारे घरेलू जीवन में संगीत कहाँ व्याप्त दिखाई देता है? घरेलू जीवन की बात करें तो संगीत कहाँ है? का चक्की चलाने में, खा धान कूटने में, गा चौपालों में, घा ये सभी। बिल्कुल सही जवाब, घा ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि हर समय संगीत है, चाहे तो महिलाएं चक्की पीसती हुई हो, चाहे तो धान कूट रही हो, या चौपालों पर बैठे हो, तो जहां भी हर तरफ संगीत का जादू छाया हुआ है। अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय संगीत की विशिष्टता का क्या कारण रहा है? का भारतीयों का संगीत प्रेमी होना, खा संगीत के संबंध में पूर्वजों की मान्यताएं होना, गा मानव हेतु संगीत का होना, या फिर घा जनजीवन द्वारा संगीत की उपेक्षा करना। तो अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय संगीत की विशिष्टता, भारतीय संगीत की विशिष्टता का कारण रहा है संगीत के संबंधों में पूर्वजों की मान्यताएं होना, क्योंकि युगों युगों से चला आ रहा है, हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है कि संगीत कितना विशिष्ट है। संगीत से जब हम पूरी तरह से संगीत में हो जाते हैं तो हमें कितना अच्छा अनुभव होता है। ठीक है, तो 10 नंबर हो गए हैं अब आपके। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नीचे 2 अपठित काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब देखिए, उन्होंने कहा था ना निर्देश में कि आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, तो यहाँ पर 2 अपठित गद्यांश हैं, जिसमें से किसी एक को आपको सॉल्व करना है, या हम दोनों को बताएंगे। परीक्षाओं में इसी तरह से प्रश्न आएगा, तो आपको जो आप बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से, जो आपको लगता है कि मैं इसको सही से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो उसको आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, पहला काव्यांश, चंदा तारों सी सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तप से है यह जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, पढ़ती मैं भारत माता। अब यहां पर समझ में आना ना, चंदा तारों की सहज कांति, कांति मतलब चमक, आभा। ठीक है, क्रांति नहीं है, कांति है ये। नदियों में है मुस्कान भरी भारत भूमि का वर्णन है पवन झकोरों में दुलार, खेतों में दौलत बिखरी। अब पवन के हिलोरे आते हैं, फसलें भी इस तरह से हिलती हैं। ठीक है, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है यह जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, सतत मतलब कंटिन्यू, लगातार कर्म की ओर आगे बढ़ता हुआ भारतवासी, पढ़ती मैं भारत माता हूं। ठीक है, अब आगे है, मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूं। वज्र, वज्र के समान जो आपदाएं या विपदाएं होती हैं, सदृश मतलब के जैसी, के समान। वज्र क्या है? इंद्र का, हाँ इंद्र का अस्त्र है। ठीक है, जो कि ऋषि दधीचि की अस्थियों से बना था। तो वो कहना चाहते हैं कि भारत माता में वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पी कर मुस्काती हूँ। सुधा मीन्स अमृत। मैं सब मतलब पूरी तरह से त्याग की भावना दर्शाई गई है। धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। सुविवेकी, विवेक का अर्थ क्या है? बुद्धिमान, उसके साथ जुड़ गया है उपसर्ग सु, तो और मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमता के साथ मूर्तियां बना डाली सजीव, अनगढ़ पत्थर को काट काट। ठीक है, क्या किस तरह की जो भारत भूमि है उसमें तरह तरह से काम किए जा रहे हैं। बंधुता प्रेम को फैलाया, अपनी ही अंतर बांट बांट, जिसके गीतों से जगत मुग्ध, जिसके नृत्यों पर जगत मुक्त, जिसकी कविता धारा अविरल, अविरल मतलब चली आ रही है अनोखे तरीके से,
कभी समाप्त नहीं हुई है, बहती वह भारत माता हूं। चलते हैं प्रश्न की ओर। भारत माता कौन सा पाठ पढ़ाती रहती हैं? तो का है देश के प्रति अनुराग का, अनुराग मतलब प्रेम। खा है सदा प्रखर कर्म करने का, हमेशा बहुत अच्छे से बुद्धिमानी के साथ कर्म पथ पर अडिग रहने का। या फिर गा कठोर परिश्रम करने का। या फिर घा सदा मुस्कुराते रहने का। तो अभी हमें काव्यांश के आधार पर बताना है, तो सदा प्रखर कर्म करने का, कर्मशील बने रहना है, प्रखरता के साथ पूरे अपने कर्म को समर्पित रहना है, किसी भी तरह से बाधाओं से टकराकर पीछे नहीं जाना है। अगला प्रश्न है, अपना ही अंतर बांट बांट पंक्ति का क्या भाव है? का स्वयं को विभाजित कर लेना। खा देश का विभिन्न प्रांतों में बटा होना। या फिर गा भेदभाव तथा जातिवाद को बढ़ावा देना। या फिर घा समाज से अलग होकर रहना। तो यहां पर अपना ही अंतर बांट बांट बात की गई है देश के विभिन्न प्रांतों में बटा होना, क्योंकि हमारा देश कोई एक प्रांत नहीं है। कहीं हिंदू मतलब गुजराती है, तो कहीं पंजाबी, मराठी, बिहारी, हर तरह से। तभी तो कहते हैं रंग रूप जाति पाति वेशभूषा चाहे अनेक हो, हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं। ठीक है, तो यहां पर इसी की बात की गई है। साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भारत समृद्ध देश कैसे है? का है यहाँ के गीतों को सुनकर विश्व के लोग मुग्ध हो जाते हैं। खा है यहाँ के नृत्यों को देखकर विश्व के लोग मुग्ध हो जाते हैं। गा है यह श्रेष्ठ कवियों द्वारा कविता रचने का कर्म हमेशा चलता रहता है। या फिर घा उपरोक्त सभी। यस, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब कुछ है हमारे भारतीय संगीत। अगला, भारत माता किस प्रकार धीरज का पाठ पढ़ाती हैं? का है वज्र के समान विपदाओं को सहकर। खा है दूसरों को अमृत दान करके। गा है मुस्कुराते हुए स्वयं विष का पान करके। या फिर घा उपरोक्त सभी। तो भारत माता किस प्रकार धीरज का पाठ पढ़ाती हैं? इसका भी उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है, खेतों में है दौलत बिखरी पंक्ति में निहित मूल भाव है कि का किसान सोने की फसल उपजाते हैं। खा किसान वर्ग बहुत धन संपन्न है। गा मृदा में खजाना मिलता है। या फिर घा खेतों में अच्छी फसल उत्पन्न होती है। खेतों में है दौलत बिखरी, खेतों में अच्छी फसल उगती है, तभी तो कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किन भारतीय कलाओं की चर्चा की है? कौन कौन सी कलाओं की चर्चा की है? का है धीरज धैर्य, गौरव, विवेक और सहन शक्ति। खा है तप, कर्म, दान, धर्म। गा है संगीत, नृत्य, कविता, कर्म या मूर्ति कला और मूर्ति कला। या फिर घा नदी, चांद, तारे, अमृत। तो किन भारतीय कलाओं की चर्चा की है इस कविता में? संगीत की है, नृत्य की है, कविता कर्म की है और मूर्ति कला की पत्थर, कई प्रकार के पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाई गई है। स्पेशली कहा था ना, पंक्ति याद है आपको? यस। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? का भारत माता की समृद्धि, धैर्य व सौंदर्य का वर्णन करना। खा कविता के कर्म, कवि के कविता कर्म की प्रशंसा करना। गा शिल्पकारों के कौशल को अभिव्यक्त करना। या फिर घा प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करना। तो इस कविता का केंद्रीय भाव है भारत माता की समृद्धि, धैर्य और सौंदर्य का वर्णन करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यहां पर 8 नंबर का है काव्यांश। ठीक है, तो भारत माता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़ना प्रश्न, ये ना देख लेना कि कौन सा कथन सत्य है, पूरा उल्टा हो जाएगा। पूछा गया है कि ये जो दी गए हैं ऑप्शंस, उसमें कौन सा कथन असत्य है, जो सही नहीं है। का गौरव का मार्ग दिखाती है। खा कर्महीनता का संदेश देती है। गा धीरज का पाठ पढ़ाती है। या घा कष्ट सहना सिखाती है। तो गौरव का मार्ग भी दिखाती है, धीरज का पाठ भी पढ़ाती है, कष्ट सहना भी सिखाती है, लेकिन क्या कर्म ना करने का संदेश देती है? तो यही असत्य है। आगे चलते हैं।
आया है अथवा वाला काव्यांश, इसको भी पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न है। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए। अब यहां पर देखिए ये जो शब्द है, शीश को शीश लिखा है, ठीक है। तो ये कवि जब कविता की रचना करता है तो कहीं खड़ी बोली का प्रयोग करता है, कहीं अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर शीश मतलब शीश से ही है। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। व्योम मतलब आकाश। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। अक्सर व्यक्ति मरने से डरता है और मरने के डर से तरह तरह के ऐसे काम कर लेता है जो वो करना भी नहीं चाहता, लेकिन डर के कारण वो कुछ ऐसे कार्य कर देता है। स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है। नत हुए बिना जो अशनी घात सहती है, बिना झुके मां भारती तरह तरह से कष्ट सहती है ना। स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। वीरत्व छोड़ मत पर का चरण गहोरे, जो पड़े आन खुद ही अब अग्न सहोरे। दासत्व जहां है वहीं स्तब्ध जीवन है, स्वतंत्र निरंतर समर सनातन रण है। समझ आया? और पंक्ति पढ़ते हैं। स्वतंत्र समस्या नहीं आज या कल की, जागृति तीव्र यह घड़ी घड़ी पल पल की। पहरे पर चारों ओर सतर्क लगोरे, धर धनुष बाण उद्यत दिन रात जगोरे। कर्म पथ की प्रेरणा, अपने आप को साहस प्रदान करने की प्रेरणा, किसी भी बाधा मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा, मृत्यु के भय से भयभीत ना होने की प्रेरणा, ये सब कुछ कहा है कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से। अब देखते हैं प्रश्न। देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, तो पहला है देशवासियों को वीरता पूर्वक रहना चाहिए। दूसरा यानी खा है दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहिए। तीसरा गा है निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। या फिर घा उपरोक्त सभी। क्या ये सभी आपको लगता है कि हाँ, हमें देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वीरता पूर्वक ही रहना है, दूसरों के सामने झुकना भी नहीं है और संघर्ष भी करते रहना है। क्लियर? तो यही होगा सही। अगला, जो पड़े आन खुद ही सब अग्न सहोरे। अग्न सहोरे पंक्ति का आशय क्या है? का है कष्ट का सामना व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए, दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। खा है आवश्यकता पड़ने पर आग में कूद पड़ना चाहिए। गा है आग सहने के लिए स्वयं भी तैयार रहना चाहिए। या फिर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है? इसका आंसर यही है कि कष्ट का सामना व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए, दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते ना कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ, अपने आप को पहचानो, आप साहसी हो और आप कर्म कर सकते हो। अगला प्रश्न है, पद्यांश में स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा गया है? का स्वतंत्रता मानव जाति की लगन होती है। खा स्वतंत्रता व्यक्ति का भीतरी गुण है। गा का और खा दोनों। या फिर घा स्वतंत्रता व्यक्ति को बांध कर रखती है। क्या है उत्तर? उत्तर है गा, क्योंकि स्वतंत्रता मानव जाति की लगन भी होती है और स्वतंत्रता व्यक्ति का भीतरी गुण भी है, इसलिए का और खा दोनों सही हैं, अर्थात गा ऑप्शन सही है। अगला, दासत्व जहां है वहीं स्तब्ध जीवन है। पंक्ति से क्या तात्पर्य है? का जहां गुलामी होती है वहां जीवन ठहर जाता है। खा जहां जीवन होता है वहां गुलामी भी होती है। गा जीवन का गुलामी से कोई संबंध नहीं है। या फिर घा जीवन का रुकना गुलामी पर निर्भर नहीं है। तो इसका अर्थ है जहां गुलामी होती है वहां जीवन ठहर सा जाता है, अर्थात जब व्यक्ति अपने मन से अपनी रुचि के अनुसार कोई काम नहीं कर पाता, उस पर बिल्कुल लाठी की नोक पर काम करवाया जाता है, तो वहां उन्नति या विकास कैसे होगा? वहां तो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड रह जाएंगे ना, सब अपने तरीके से नए नए या इंटरेस्टिंग वे या क्रिएटिव तरीके से सोचेंगे ही नहीं, तो बढ़ेगा कैसे, विकास कैसे होगा? तो जहां पर गुलामी है
वहां जीवन ठहर सा जाता है, थम सा जाता है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कौन जीवित रह सकता है? का स्वाधीन मनुष्य, खा पराधीन मनुष्य, गा भीरू मनुष्य, या फिर घा अकर्मठ मनुष्य। तो कवि के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक जीवन कौन जीवित रह सकता है? पराधीन। मतलब पराधीन मतलब बताइए। कवि के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कौन जीवित रह सकता है? जो स्वाधीन हो, जो पराधीन हो, जो भीरी हो, या जो अकर्मठ मनुष्य। तो अगला प्रश्न है, कवि पाठक को किसके समक्ष झुकने से मना कर रहा है? किसके समक्ष नहीं झुकना है? का न्याय के समक्ष, खा अन्याय के समक्ष, गा अन्न के समक्ष, या फिर घा अन्य के समक्ष। यहां पर अन्न और अन्य में अंतर है। अन्न मतलब अनाज, खाना पीना, अन्य मतलब दूसरों के। तो कवि पाठक को किसके समक्ष झुकने से मना कर रहा है? अन्याय के समक्ष। ठीक है। अगला, कवि के अनुसार मनुष्य का भीतरी गुण क्या है? का मृत्यु, खा दास्ता, गा स्वतंत्रता, या घा सहनशक्ति। तो उसका भीतरी गुण है सहनशक्ति, और उसी से स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है। कवि पाठक को किससे ना डरने के लिए प्रेरित कर रहा है? किससे नहीं डरना है? का अन्याय से, खा मृत्यु से, गा वीरता से, या फिर घा व्यक्ति से। तो पाठक अर्थात पढ़ने वालों को किससे नहीं डरना है? मृत्यु से भयभीत नहीं होना है। मरना तो है, क्यों ना सुमृत्यु हो जाए हमारी, अच्छे कर्म करते करते मातृभूमि की सेवा में हम अर्पित हो जाएं, स्वयं को समर्पित कर दें। ठीक है, तो मृत्यु से नहीं डरना है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दूसरा भी हुआ हमारा समाप्त। तो पहला था 10 नंबर का गद्यांश, दूसरा था काव्यांश, जो कि 2 काव्यांश में से हमने एक करना था परीक्षाओं में। ठीक है, 8 नंबर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब आ गए हैं हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम से। भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस, भारत की बात की जा रही है, कब मनाया जाता है? का 30 अप्रैल, खा 30 मई, गा 15 जून, या घा 15 फरवरी। 30 मई को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 30 मई। नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व कौन सा है? का चरित्र, खा प्रकाश योजना, गा कथ्य, या घा रंगमंचीयता। सबसे प्रभावी बताइए। यस, रंगमंचीयता ही वो तत्व है जो नाटक को सबसे प्रभावी बनाता है कि किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया जाए मंच पर। संवाददाता के कार्य का विभाजन उसकी रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर करने को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? जो संवाददाता है उसके कार्य का विभाजन उसकी रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर करने को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? का डेडलाइन, खा बीट, या गा बाइट्स, या घा डेस्क। तो उसको कहा जाता है बीट। ठीक है, याद रखना। अगला है, आलेख की भाषा की विशेषता है। आलेख, का सहज, खा सरल, गा रोचक, घा ये सभी। तो आलेख की भाषा सहज भी होनी चाहिए, सरल भी होनी चाहिए, और रोचक भी होनी चाहिए। फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? का मनोरंजन करना, खा औपचारिकता, गा ज्ञानवर्धन करना, या घा सार्थकता। तो फीचर का ज्ञानवर्धन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प आपको चुनना है। 6 नंबर है। अब पढ़ते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। प्रस्तुत काव्यांश में किसकी वेदना को अभिव्यक्त किया गया है? का स्कंदगुप्त की, खा कवि की, गा देवसेना की, या फिर घा कुमारगुप्त की। तो यहां पर देवसेना की ही
वेदना को अभिव्यक्त किया गया है, देवसेना के मन की जो व्यथा थी या दुख था उसको व्यक्त किया गया है। ठीक है, देवसेना के जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था? का बंधु वर्मा, खा नीरवता, गा स्कंदगुप्त या फिर घा प्रणय। तो उसके साथ था नीरवता। ठीक है, जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं? जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई देते हैं? जीवन संध्या मतलब समझ रहे हो, जीवन का जब अंतिम सा पड़ाव आने वाला है तो उस समय का पीड़ा, खा संतुष्टि, गा प्रेम या घा भ्रम। तो जब उसको लग रहा था तब वो बस दुखी पीड़ित सी थी जब जीवन संध्या या अंतिम समय उसका आया। देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गवा दिया? जो उसका जीवन भर की कमाई थी, संचित मतलब एकत्रित। ठीक है, का मधुकरियों के, खा धन के, गा दान के या घा भंवरों के। देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को मधुकरियों के समान गवा दिया। देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को किस कारण ठुकरा दिया था? जबकि स्कंदगुप्त ने उसके समक्ष प्रणय निवेदन किया था, लेकिन उसने क्यों ठुकरा दिया था? का भ्रम के कारण, खा स्वार्थ के कारण, गा धन के कारण या फिर घा राजनीतिक कारण। उसने ठुकराया था, उसका संबंध कुछ भ्रम था, कुछ कंफ्यूजन था, जिस कारण वो समझ नहीं पाई थी स्कंदगुप्त को। इस काव्यांश की कविता का नाम और कवि का नाम क्या है? का यह दीप अकेला, सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी, खा एक कम विष्णु खरे, गा देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद, घा सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जब देवसेना और स्कंदगुप्त की बात की जा रही है तो देवसेना का गीत है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनना है आपको। अब आगे है गद्यांश पाठ्यपुस्तक में से ही। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले के राठ तहसील से मिर्जापुर हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। उसके पहले ही से भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। क्या? सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी कि भैया राजा हरिश्चंद्र कौन है और कवि हरिश्चंद्र कौन है। तो समझ नहीं पाता कि राजा हरिश्चंद्र ही हरिश्चंद्र है क्या कवि, तो वो उनमें अंतर स्थापित नहीं कर पाती थी। चलिए, तो पहला प्रश्न है, शुक्ल जी के पिताजी का स्थानांतरण कहां से हो गया था? का मीरपुर में, खा रायपुर में, गा जयपुर में या घा मिर्जापुर में। तो उनका जो स्थानांतरण है वो मिर्जापुर में हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेखक के पिताजी रात के समय रोचक ढंग से पढ़ते थे? का भगवत गीता, खा रामचरितमानस और रामचंद्रिका, गा कोई भी प्रसिद्ध उपन्यास या फिर घा उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का उत्तर रहेगा रामचरितमानस और रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था? का अरबी, खा बांग्ला, गा फारसी या घा अंग्रेजी। तो लेखक के पिताजी को फारसी भाषा का बड़ा अच्छा ज्ञान था। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर आने से पहले ही लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह भावना थी? का है हिंदी साहित्य प्रेमियों के प्रति, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति, गा राजा हरिश्चंद्र के प्रति या फिर घा बाल मंडली के प्रति। तो मिर्जापुर आने से पहले लेखक के मन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति, ठीक है, अधिक विशेष स्नेह की भावना थी।
लेखक के पिताजी को किस कार्य को करने में विशेष आनंद की अनुभूति होती थी? का, फारसी उपन्यास पढ़ने से, खा, फारसी और हिंदी कवियों की उक्तियों के मिलान से, गा, हिंदी भाषा में वार्तालाप करने से, या फिर घा, नवीन हिंदी कविता पढ़ने से। तो उन्हें होती थी, बहुत अच्छा लगता था फारसी और हिंदी कवियों की उक्तियों के मिलान से। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? तो का है सुमिरिनी के मन के, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। खा है कच्चा चिट्ठा, ब्रिज मोहन व्यास। गा है जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा। या फिर घा, प्रेम घन की छाया स्मृति, रामचंद्र शुक्ल। तो ये है प्रेम घन की छाया स्मृति, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, यही दिया है इसमें। अगला है प्रश्न 6वां। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। का, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? का है जगधर ने, खा, भेरों ने, गा, मिठुआ ने, या घा, स्वयं सूरदास ने। तो सूरदास की झोपड़ी में आग भैरों ने लगा दी थी। दूसरा प्रश्न है, भैरों और सुभागी का सूरदास से क्या संबंध था? का है भाई बहन का, खा है पुत्र और पुत्रवधू का, गा है पड़ोसी का, या घा माता पिता का। तो सूरदास, भैरव और सुभागी का सूरदास से पड़ोसी का नाता था। सूरदास द्वारा पोटली में जोड़कर रखे रुपए से क्या करने की योजना बनाई गई? का, पितरों को पिंडदान करने की, खा, अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करने की, गा, अपने नाम लेवा का उद्धार करने की, या फिर घा, उपरोक्त सभी। तो जो पैसे थे उन्हें जोड़कर पितरों को पिंडदान करने का भी था, विवाह करने का भी था और अपने नाम का उद्धार करने का भी था। विश्वनाथ को अपनी मां का दूध पीना क्यों छोड़ना पड़ा? का, मां के बीमार होने के कारण, खा, छोटे भाई के जन्म होने के कारण, गा, पिता द्वारा डांटने के कारण, या फिर घा, आर्थिक विपन्नता के कारण। तो उत्तर सही है छोटे भाई के जन्म होने के कारण। छोटा भाई हुआ तो बड़े भाई को मां का दूध छोड़ना पड़ा। अगला है, आधुनिक इंजीनियरों के अनुसार पुराने जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। इसके पीछे वे तर्क देते हैं। का है, उस समय आधुनिक उपकरण नहीं थे। खा है, ज्ञान तो पश्चिम के रिनेंसा पुनर्जागरण के बाद ही आया है। या फिर गा, पुराने जमाने के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। या फिर घा, पुराने समय में प्रयोग कम हुआ करते थे। तो आधुनिक इंजीनियरों के अनुसार पुराने जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। क्या तर्क देते हैं? वे तर्क देते हैं कि ज्ञान तो पश्चिम के पुनर्जागरण के बाद ही आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर का। निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। देखो, ध्यान से देखना, 3 दिए हैं, 3 में से आपको परीक्षा में कोई एक करके आना है। यह हम तीनों को बताएंगे और परीक्षा में आप जो रीडिंग टाइम रहेगा उसमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना, और जो आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे उसको आप वहां पर लिख कर आना। ठीक है, 120 शब्द अर्थात एक पूरा पेज, थोड़ा सा सेकंड पेज में भी जा सकता है। ज्यादा अधिक लंबा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शब्द सीमा को विशेष में ध्यान रखते हुए ना, विशेष ध्यान रखो कि कितनी शब्द सीमा है। उत्तर 20 से 30 मतलब 4-5 लाइन लिखना है। यदि 50-60 शब्दों का है तो 5-6 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, उसी तरह से 120 है तो एक पूरा पेज, अच्छी खासी आंसर शीट आपकी रहती है। मान लीजिए इतनी बड़ी आंसर शीट है आपकी, तो इसके आपको यहाँ तो मार्जिन है, यहाँ से शुरू करते हैं तो दोनों साइड आपको मार्जिन करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर तो मार्जिन है ही, यहाँ से और मार्जिन खींच देते हैं, फिर यहाँ से इतना इतना लिखते हैं और सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। सप्लीमेंट्री अधिक लेने से अधिक नंबर नहीं मिलते हैं, कितने अच्छे से आपने लिखा है अंक उस पर मिलते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं रचनात्मक लेख। इन तीनों में से तीनों को देखते हैं हम। पहला है अक्ल बड़ी या भैंस, सुना ही होगा आपने। दूसरा है गांव लौटते मजदूर। तीसरा है मैंने हारना नहीं सीखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। सुना होगा ना भैया, अक्ल बड़ी या भैंस, तो सब कहते हैं, आजकल बच्चे कहते हैं भैंस। क्यों? क्योंकि कहां अक्ल दिखाई देती, कोई कहता है अक्ल, कैसे? अब वो देखते हैं क्या है, इसका अर्थ क्या है।
तो अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ है बुद्धि शारीरिक बल की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। कितने आप लंबे चौड़े मोटे ताजे हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि जितने लंबे और मोटे ताजे होंगे बुद्धिमान भी उतने ही होंगे। तो शारीरिक यहां पर दिया है कि शारीरिक बल की तुलना में क्या श्रेष्ठ होता है? बुद्धि। मानव जीवन में बुद्धि को शारीरिक शक्ति की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि बुद्धि के बल पर मनुष्य प्रत्येक स्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के आधार पर कर सकता है। मेरे जीवन की एक ऐसी ही घटना मुझे याद है जिससे सिद्ध होता है कि बुद्धि का महत्व बहुत अधिक है। एक दिन विद्यालय में खेल कूद की प्रतियोगिता हुई, जिसमें कई खेलों का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में खो खो का खेल भी होना था। मैं भी इस खेल में प्रतिभागी था। हमारी टीम में कई खिलाड़ी शारीरिक रूप से दुबले पतले थे, जबकि विपक्षी टीम के खिलाड़ी शारीरिक रूप से हट्टे कट्टे थे। खेल के आरंभ में हमें लगा कि विपक्षी टीम के ताकतवर खिलाड़ी कहीं हमारी टीम पर भारी ना पड़ जाएं। जैसे ही खेल आरंभ हुआ, हमारी टीम के खिलाड़ियों से दूसरी टीम के खिलाड़ी जीतते हुए दिखाई दिए। सभी को लगा कि हमारी टीम हार जाएगी, लेकिन खेल के मध्य में, मतलब जैसे जैसे खेल शुरू हुआ, खेल जैसे ही पीक पर मतलब बीच में आया, तो मध्य भाग में हमारी टीम के खिलाड़ियों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए काफी सूझबूझ से खेला। विपक्षी टीम के हट्टे कट्टे खिलाड़ी भी एक एक कर आउट होते गए और अंत में हमारी टीम जीत गई। इस जीत का एक बड़ा कारण विपक्षी टीम का अति आत्मविश्वासी होना था। अति आत्मविश्वासी को घमंडी कहा जा सकता है। उन्हें लगा कि ये शारीरिक रूप से कमजोर खिलाड़ी हमारे सामने क्या खेल पाएंगे, इन्हें तो हमें ऐसे ही हरा देंगे। परंतु हमारी टीम ने बुद्धि का प्रयोग करते हुए खेल जीत लिया। इसे ही कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस, अर्थात शारीरिक बल से श्रेष्ठ बुद्धि ही होती है। ठीक है, अगला है गांव लौटते मजदूर। महानगरों में काम करने वाले मजदूर कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण अपने गांव लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। जो मजदूर गांव से चलकर महानगरों में इस आशा से आए थे कि वे शहर में अच्छी जिंदगी जिएंगे और कुछ पैसे कमा लेंगे, अब उनके पास ना तो छत रह गई और ना ही कोई सहारा देने वाला। ऐसी स्थिति में वे पैदल ही अपने गांव की ओर चले जाने पर मजबूर हो गए। गांव लौटते इन मजदूरों की स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। हाथों में अपने थैले और थैले में बिस्किट तथा पानी की बोतल लिए इस उम्मीद में चले जा रहे हैं कि 1 या 2-3 दिन में ही सही अपने गांव तो पहुंच जाएं। पैदल चलने वाले मजदूरों में उनके बच्चे, पत्नी तथा परिवार भी शामिल है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले मजदूर बहुत अधिक, मतलब अत्यधिक कष्ट उठाकर बस अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, ताकि कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। पैदल यात्रा पर निकले मजदूरों के पास अपने गांव लौटने के अतिरिक्त कोई रास्ता शेष नहीं रह गया। महामारी के कारण उनका रोजगार छिन गया तथा रही सही कसर लॉकडाउन ने पूरी कर उन्हें पूर्णतः असहाय और निरुपाय बना दिया। निरुपाय मतलब जिनके पास कोई उपाय ही ना हो। रोज कमाने खाने वाले इन मजदूरों को डर सता रहा है कि लॉकडाउन के कारण कहीं भूखे ही मरने की नौबत ना आ जाए, इसलिए ये अपने घर लौटने पर मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी, मतलब जो डेली वेजेस, उसकी वजह से दिहाड़ी मजदूरों की कमर टूट चुकी है। फैक्ट्री, निर्माण कार्य, होटल और ढाबे बंद होने के कारण इन मजदूरों का शहरों में रहना मुश्किल हो गया है। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन का मजदूरों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इसके कारण वे अपने गांव लौटने पर मजबूर हैं। अगला है मैंने हारना नहीं सीखा। जीवन में सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता का क्रम चलता रहता है। कभी सफलता, कभी विफलता, जीवन का ये चक्र है। कभी ये लगता सीधा साधा, कभी की जैसे वक्र है। यही है बेटा जीवन। कभी भी किसी भी तरह की मुसीबत या मुश्किल या परेशानी से घबराइए मत। एक रास्ता या एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल भी जाता है। जीवन में सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता का क्रम चलता रहता है। मैंने जीवन की असफलताओं के सामने कभी घुटने नहीं टेके हैं। सरल शब्दों में कहूं तो मैंने हारना नहीं सीखा।
असफलताओं से निराश होकर हार मान जाना कायरों की निशानी है, जबकि मैं अपने जीवन में आरंभ से ही सकारात्मक सोच रखता हूं। हारना शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जीवन संघर्षों का नाम है, यहां हार जीत, आशा निराशा लगी रहती है, लेकिन मैं हार को महत्व न देकर जीत के लक्ष्य की ओर सदैव बढ़ता रहता हूं। कठिन परिस्थितियों में स्वयं को सकारात्मक बनाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाता हूं। अगला प्रश्न है, ठीक है, अब लिखना है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर की बात है, तो आपको 6-7 लाइंस अपनी कॉपी में लिखनी होंगी। 6-7 लाइंस का मतलब जहां पर एक लाइन में अप्रोक्स 8 शब्द आते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कथा वस्तु की जीवंतता कहानी की महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। स्पष्ट कीजिए कि कथा वस्तु की जीवंतता अर्थात जब भी कहानी लिखी जाती है, जो कथा वस्तु है कि किस आधार पर कहानी लिखी जा रही है, उसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि वही बुनियादी शर्त है, वही उसका बेस है। कथा का सार रूप कथा वस्तु कहलाता है। कथा वस्तु कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। कहानीकार किसी घटना, स्वानुभव अथवा परानुभव, स्वानुभव मतलब अपने अनुभव, परानुभव मतलब दूसरों के अनुभव से प्रेरणा लेकर किसी कहानी की रचना करता है। कल्पना के सहारे भी कहानीकार कहानी की रचना कर सकता है। कथा वस्तु के लिए अनिवार्य शर्त है कि वह कोरी कल्पना ना होकर सजीव और प्रासंगिक हो। मतलब सिर्फ कोरी कल्पना ही ना हो, उसमें सजीवता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए। मतलब जो अनुभव किया हो वो अधिक वैल्यूबल होगी, वो अधिक पाठकों द्वारा पढ़ी जाएगी, क्योंकि उससे कोरिलेट कर पाएंगे ना। अतः कहानीकार के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी सजीव कथा वस्तु का निर्माण करे जो उसके उद्देश्य को पूर्ण करने में सहयोगी हो। ठीक है, कहानी में कथा वस्तु की जीवंतता बनाए रखना कहानीकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होती है। एक चैलेंज होता है कहानीकार के लिए कि वो किस तरह से कथा वस्तु में जीवंतता बनाए रखे, जो लगे कि रियल चल रहा है, बिल्कुल घटित हो रहा है दृश्यात्मक तरीके से। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी का शीर्षक उपयुक्त तथा आकर्षक हो। शीर्षक का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि शीर्षक ही कहानी का या किसी भी कविता या कुछ भी हो, शीर्षक उसका मुख होता है जिससे उसकी पहचान होती है। यदि शीर्षक उपयुक्त है, आकर्षक है, तो कहानी को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और उसको जो पाठक है वो पढ़ता भी है। कहानी की कथा वस्तु सजीव एवं रोचक होनी चाहिए। उसमें किसी भी घटना या प्रसंग का अनावश्यक विस्तार ना किया जाए। कहानीकार के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी विषय वस्तु का चयन करे जो रोचक होने के साथ साथ प्रासंगिक हो। उसका कर्तव्य है कि कथानक के उचित विकास हेतु विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों के चित्रण में परस्पर संबंध एवं क्रमबद्धता बनाए रखे। जो भी घटना चली आ रही है स्टार्टिंग से, उसमें मतलब क्रमबद्धता रहनी चाहिए, तारतम्यता रहनी चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेटेड होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें देखो क्या लिखा है, परिस्थितियों के चित्रण में परस्पर संबंध भी होना चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेट भी होनी चाहिए, और फ्लुएंसी भी होनी चाहिए कि हाँ कोई भी मतलब पढ़कर ऐसा लगे कि नहीं भाई मुझे तो पूरा पढ़ना है, अधूरा तो नहीं छोड़ूंगा, रुक अभी बाकी है। ठीक है, तो ये जो है वो कहानी की विशेषता है। अगला है प्रश्न, कविता लेखन हेतु परिवेश और भाव क्यों आवश्यक है। कविता लिखने के लिए आसपास का वातावरण और भाव क्यों आवश्यक है। देखिए, कविता लेखन हेतु परिवेश और भाव आवश्यक होते हैं क्योंकि कविता के सभी तत्व परिवेश और संदर्भ से ही परिचालित होते हैं। कविता की भाषा संरचना, जो भी भाषा संरचना है, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कविता में किया जाता है, बिंब मतलब जिस तरह के प्रतीकों का, उदाहरणों का, बिंबों का, प्रतीकों का यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, छंद, सब परिवेश के इर्द गिर्द घूमते हैं। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी तत्व भाव से भी परिचालित होते हैं। कवि की व्यक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। कोई भी कविता जब पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, जैसे झांसी की रानी की हम बात करें, ठीक है, कृष्ण की चेतावनी की हम बात करें, तो एक अलग
ऊर्जा भर देती हैं, वीर रस की प्रधानता नजर आती है उसमें। रस क्या है? रस भाव है, ठीक है। तो यहां पर जो भी शब्दावली चुनी जाती है कविता के लिए, उसके लिए जो परिवेश है वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ भावनाओं का भी मुख्य रूप से शामिल होना जरूरी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियां क्यों लोकप्रिय हुई? अगला प्रश्न है, ये भी आपका 3 नंबर का है। अब मौखिक कहानियों की बात होती है, मौखिक कहानियां क्यों प्रसिद्ध हुई? तो मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह संचार का बड़ा माध्यम थी। पहले कोई टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, समाचार पत्र नहीं हुआ करते थे, कोई मूवीज या फिल्म नहीं हुआ करती थी, तो कहानी ही मनोरंजन का एक साधन थी, संचार का भी साधन थी। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया गया, जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। धर्म प्रचारकों ने भी कहानी के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया। जैसे अभी पूछ लें आपसे कि क्या आपको रामायण की कथा पता है, तो आप इन शॉर्ट बता देंगे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और फिर राम जी को वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, इस तरह से आप इन शॉर्ट बता देंगे। महाभारत कौरव और पांडवों की कथा है, जिसमें धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और महाराज पांडु के पुत्र 5 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिनकी मतलब जब अन्याय के साथ हुआ, क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो उनको वनवास भेज दिया गया 14 वर्ष, 12 वर्ष वहां दिया और 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास दिया। इस तरह से इन शॉर्ट हम कहानी, जो भी प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं उनको हम सुना देते हैं। और क्या है, तो इस तरह से कहानी हमें पता है क्योंकि हम सुनते आए हैं अपने पूर्वजों से, ठीक है। तो मौखिक कहानी की परंपरा भी इसी तरह से बहुत पुरानी है क्योंकि ये संचार का साधन भी बन गई। इनके माध्यम से मनोरंजन तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ ज्ञान की वृद्धि भी हुई, इसलिए मौखिक कहानियां लोकप्रिय हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है, 3 नंबर का है। का है समाचार लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि पाठक वर्ग समाचार पत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। पाठक वर्ग, जिस तरह का पाठक वर्ग होगा उसी तरह के समाचार पत्र वहां पर अधिक छापे जाएंगे। अर्थात किस तरह की कहानियां, किस तरह के लेख पढ़ना चाहता है, उनकी रुचियों के अनुसार ही समाचार पत्र प्रिंट होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। यह एक विशिष्ट कला है। समाचार सूचनात्मक तथा तथ्यात्मक होते हैं। याद रखिएगा, इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं कि समाचार कैसे होते हैं, सूचनात्मक, तथ्यात्मक, और भी 3 विकल्प दिए जाए। क्योंकि इसका सीधा संबंध जनमत से है कि क्या चाहती है पब्लिक, इसलिए इनकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक समाचार पत्र का अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है कि कौन क्या पढ़ना चाहता है। उस समाचार पत्र में उसी पाठक वर्ग की रुचि के अनुसार ही समाचार छापे जाते हैं। समाचार पत्र पढ़ने वालों में मध्यम वर्ग के लोग अधिक होते हैं, इसलिए उन्हीं सब की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, या फिर जो उनकी रुचियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अधिकांश समाचार उन्हीं से संबंधित होते हैं, ठीक है। खा है समाचार लेखन के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। प्रकार, ओके, एक है उल्टा पिरामिड, दूसरा है सीधा पिरामिड। तो समाचार सामान्यतः 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। विलोम स्तूपी पद्धति, जिसको उल्टा पिरामिड कहते हैं। जैसे देखो, पिरामिड किस तरह से, ये होते हैं पिरामिड, और उल्टा पिरामिड कैसे होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये होगा विलोम वाला और ये होगा सीधा। तो इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है। अर्थात जो सबसे टॉप की जो खबर है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो पहले दी जाती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। समाचार लेखन की इस पद्धति को उल्टा पिरामिड शैली भी कहा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली को देखो, विलोम स्तूपी, विलोम मतलब उल्टा, स्तूपी पिरामिड पद्धति, ठीक है। शैली को पद्धति कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पिरामिड, स्तूप, उल्टा, विलोम, पद्धति, शैली। तो कभी आपको आ जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि यार उल्टा पिरामिड तो हमने पढ़ा था, ये विलोम स्तूपी क्या है, ठीक है। तो इसको उल्टा पिरामिड शैली भी कहा जाता है। सुविधा की दृष्टि से इसके अंतर्गत
समाचारों को 3 भागों में, इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी या कलेवर या समापन में विभाजित किया जाता है। ठीक है। दूसरा है ऊर्ध्वस्तूपी। ऊर्ध्वस्तूपी मतलब ये इस तरह से ऊंचा, इस तरह से। ठीक है। तो प्राय समाचार विलोम स्तूपी में ही लिखा जाता है, क्योंकि पहला जो चरमोत्कर्ष है उसको ही पहले मसाले को पेश किया जाता है ताकि जो पाठक वर्ग है उसकी तरफ आकर्षित हो। तो प्राय समाचार विलोम स्तूपी पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, जिसको उल्टा पिरामिड कहते हैं। ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है। मतलब पहले कम महत्व, फिर ज्यादा, 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 इस तरह से। चूंकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे विवरण को पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। तो उल्टा पिरामिड शैली ज्यादा लोकप्रिय है। प्रश्न 10वां है, 2-2 नंबर के प्रश्न है। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से दे दिए ना, देखिए आंतरिक विकल्प दिए हैं, 3 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और 2-2 नंबर के हैं, जो लगभग 60 शब्दों में। कहा दिया है, कार्नेलिया के गीत कविता में वर्णित भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। भारत की प्राकृतिक सुंदरता को बताना है। कार्नेलिया का गीत में भारत की संस्कृति तथा प्राकृतिक सुषमा की विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता संसार में अद्वितीय है, जिसके जैसा कोई नहीं है। तभी तो कहते हैं ना, अतुलनीय भारत, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह शस्य श्यामल धरती मनुष्य को ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी प्यारी है। शस्य श्यामला मातरम वंदे। ठीक है। सूर्योदय के समय पक्षियों के कलरव, क्षितिज का इंद्रधनुषी रंगों से भर जाना तथा उषा का प्राणियों में अमृत रस का दान दुनिया को इस ओर आकर्षित करता है, क्योंकि इतना सुंदर है हमारा भारत देश कि पूरा विश्व इसके आकर्षण में आ जाता है, अर्थात इसको निहारना चाहता है। पक्षी इस ओर उड़ते हुए इसलिए आते हैं कि यहाँ उनके लिए सुरक्षित स्थान है। यहाँ अहिंसा को धर्म माना जाता है। अहिंसा परमो धर्म। जहाँ के लोग दयालु हैं, वे अज्ञानी को ज्ञान देते हैं। अनजान लोगों को यहाँ पनाह मिलती है, आश्रय मिलता है। जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में भारतीय संस्कृति के गौरव को स्थापित किया है तथा इसे दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में रखा है। ठीक है। अगला है खा। विरह वर्णन के क्रम में 12 मासा पाठ के पदों में कवि ने प्रकृति के किन किन उपादानों का वर्णन किया है। यह भी आपका 2 नंबर का है। तो प्रकृति श्रृंगार वर्णन में उद्दीपन का कार्य करती है। देखो उद्दीपन क्या है, बढ़ोतरी करना। श्रृंगार क्या है, उसके सुंदरता का। तो जो प्रकृति है श्रृंगार वर्णन में उद्दीपन का कार्य करती है। प्रकृति की सुंदरता इतनी अलौकिक है, इतनी अनोखी है कि बस देखते ही बनती है। अतः संयोग और वियोग, ये श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग मतलब मिलने वाला प्रेम, वियोग मतलब प्रेम है लेकिन दूर दूर हो गए हैं, बिछड़ गए हैं। वर्णन करते समय कवि प्रकृति के विभिन्न उपादानों का वर्णन करते हैं। जायसी के इन पदों में प्रकृति का वर्णन मिलता है। यथा पहला छंद, दिन का घटना रात का बढ़ना, जाड़े की अधिकता, भौरा एवं कौआ का वर्णन। दूसरा छंद है, जाड़े से कांपना। जाड़ा क्या होता है, सर्दी। ठीक है, सर्दी के दिन। सूर्य का दक्षिणायन होना, चकवी, कोयल, बाज, सारस पक्षियों का उल्लेख। चकवा, चकवी, चकोर, कोयल, बाज। ठीक है, और सारस पक्षियों का भी उल्लेख होना। तीसरा है पाले का वर्णन, पवन के झोंके, माहौट, महावट, माहों के माघ। देखो हिंदी के महीनों के नाम जानते हैं आप, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगन, पोस, माघ, फागुन, फिर चैत्र आ गया। तो माघ के महीने में जब थोड़ी थोड़ी बारिश सी होती है और उसको महावट कहते हैं। ठीक है, पाला पड़ जाना, बर्फ सी गिर जाना। ठीक है, उल्लेख ओला व भौरे का उल्लेख। चौथा छंद, फागुन में पवन का बहना। फागुन कौन सा महीना होता है, होली के समय का, क्योंकि फागुन की पूर्णमासी को ही होली का दहन होता है। ठीक है, शीत की अधिकता, पीले पत्ते, वृक्षों के पत्तों का गिरना, ढाकों का पत्र विहीन होना, वनस्पति की प्रसन्नता। ठीक है, यह है उपादान। अगला है गा। राम वन गमन के पश्चात कौशल्या की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। जब माता कैकेयी के
माता कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे 2 वरदान। क्या मांगे वरदान में? कि मेरे भरत को राजपाट दो, राम को वनवास दो। अब चूंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा दशरथ ने अपने वचनों की लाज रखते हुए अपने जान से प्यारे पुत्र श्री राम को वनवास की आज्ञा दे दी। अब माता कौशल्या की जो स्थिति हुई वो देखिए। राम के वन जाने पर मां कौशल्या वात्सल्य वियोग की स्थिति में है। वात्सल्य रस, मां की ममता और पुत्र, ठीक है, तो वियोग की स्थिति में है। माता कौशल्या राम के बचपन के धनुष बाण तथा जूतों को बार बार स्पर्श करती हैं। वह उन्हें अपने हृदय तथा नेत्रों से लगा रही हैं। इन वस्तुओं को देखने तथा स्पर्श करने से माता कौशल्या को ऐसा आभास होता है कि उनके पुत्र राम उनके ही आसपास हैं। माता कौशल्या राम के शयन कक्ष में आती हैं। शयन कक्ष मतलब हाँ, सोने वाला कमरा, तथा उन्हें जगाती हुई कहती हैं कि हे पुत्र, जाग जाओ, तुम्हारे छोटे भाई द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माता कौशल्या का विरह अतुलनीय है। वात्सल्य में वियोग, ठीक है। प्रश्न 11वां है जो कि 6 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कौकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। पियराए पत्ते मतलब थोड़े थोड़े पीले पीले से। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। अब देखिए, हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है तो हमें संदर्भ भी लिखना होगा, प्रसंग भी लिखना होगा, फिर व्याख्या करनी होगी। तो संदर्भ में हम क्या लिखते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं वो कौन सी पाठ से ली गई हैं, कौन सी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, रचयिता या कवि कौन है। तो रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के वसंत आया शीर्षक कविता से उद्धृत है। ये हो गया संदर्भ, ठीक है। प्रसंग क्या है? कब का वर्णन है, किस समय का वर्णन है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि कह रहा है कि उन्हें वसंत के आने की सूचना प्रकृति के विभिन्न अंगों में हो रहे परिवर्तनों से मिलती है। इस कविता में उन्होंने आधुनिक मानव के प्रकृति से टूटे हुए रिश्तों एवं उससे अपने स्वाभाविक संबंधों को भुला दिया जाने की बात की है। व्याख्या है, इसी का डिटेल दिया रहता है व्याख्या में। कवि कह रहा है कि जैसे उनकी छोटी बहन कोयल के समान मधुर स्वर में उन्हें दा मतलब बड़े भाई कहती है, ठीक उसी प्रकार किसी बंगले के अशोक के वृक्ष पर कोई कोयल कूकती है, जिससे कवि को यह पता चला कि वसंत का आगमन हो गया। वसंत के पूर्व शिशिर ऋतु में वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ मौसम वाला। लाल बजरी वाली सड़क पर चलते हुए किसी ऊंचे छायादार तथा फल वाले वृक्ष से पीले पड़ चुके बड़े बड़े गिरे हुए पत्ते कवि के पांव के नीचे दबकर चरमर की आवाज करने लगे, जिससे उनको यह पता चला कि वसंत का आगमन हो गया है, ठीक है। प्रातःकालीन वसंत की हवा में बिल्कुल ताजगी भरी हुई थी। बस वह इतनी स्वच्छ थी मानो जैसे वह अभी गर्म पानी से नहाई हो। सुबह की ठंडी हवा के कुछ गर्म हो जाने से कवि को यह संदेश मिला कि शिशिर के शीत के स्थान पर वसंत का सुहाना मौसम आ गया है। स्वच्छ एवं खिली हुई हवा की तुलना कवि ने लकड़ी या प्लास्टिक के जमीन पर गोल गोल घूमने वाले खिलौनों अर्थात फिरकी से की है। देखोगे ना अपने मेले वगैरह में जो फिरकी मिलती है, उड़ाते हैं बच्चे, घूमते हैं, दौड़ते हैं हवा में। प्रकृति ने वसंत के आगमन से प्रकृति में घटित जो भी हो चुका है, उन विभिन्न घटनाओं से हुए प्राकृतिक परिवर्तनों ने उन्हें वसंत के आगमन की सूचना दे दी। कहीं पीले पीले पत्ते झड़ गए। उन्होंने कितने अच्छे से वर्णन किया है ना कि जब कभी चल रहे हैं तो उनके पांव के नीचे आए चरमराते हुए पत्तों से पता चला, अच्छा तो अब वसंत आ गया है, अब पेड़ों पर नई नई कोपलें आ जाएंगी, ठीक है। कवि कह रहा है कि प्रकृति हमें अपने नित्य कर्मों से अपने विषय में संदेश देती है। मनुष्य पर्व उत्सव के आयोजन से या वृक्षों, पक्षियों तथा हवा के माध्यम से वसंत के आगमन की सूचना पाते हैं। यह प्राकृतिक है तथा स्वयं घटित होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कवि का हृदय ही इन परिवर्तनों को जान पाता है, जबकि एक साधारण आदमी इन परिवर्तनों के प्रति संवेदनहीन ही बना रहता है, क्योंकि
वो प्रकृति के इतने निकट नहीं रहता है तो नहीं जान पाता है, जो प्रकृति के निकट है वो उसके परिवर्तनों को भली भांति जान जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अथवा पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। मैं जानहु निथनाथ सुभाऊ, अपराधिहूं पर कोउ न काहू। मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते परहेउ ना संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिये जोही, हारे हूं खेल जिता वही मोही। अब ये दोहा है, ये क्या थी, चौपाइयां। ठीक है, जैसे इनको राग में पढ़ सकते हैं। जैसे एक मैं बता दूं आपको, पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। अब ये है चौपाई और आगे है नीचे दोहा, तो उसी पंक्ति में हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। महु सनेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपति नाज लगी, प्रेम प्यासे नैन। कौशल्या माँ की स्थिति का वर्णन किया है। तो अब देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं या किस तरह से इसमें संदर्भ प्रसंग हमें लिखना है और प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इन सब का यदि हमें अर्थ समझ में आ रहा है तो प्रश्न कुछ भी पूछे जाए। जब हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि हम इससे कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका उत्तर भी हम दे पाएंगे, क्योंकि उत्तर कहां से दिया जाता है, प्रसंग से, व्याख्या से, संदर्भ से। पता होना चाहिए कि कौन सी पाठ्य पुस्तक है, कवि कौन है, कब कौन से विषय का वर्णन किया है, ठीक है, कौन से प्रसंग का वर्णन है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के भरत राम का प्रेम शीर्षक पद से संकलित है। यह पद तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्यांश में राम के वनगमन के बाद भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया है। वे अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय के भाव को प्रकट कर रहे हैं। यहां पर दिया है भरत का, और जो कौशल्या वाला था वहां भी दिया है कि किस तरह से वो अपने राम के छोटे छोटे जूतों को निहारती हैं, कहीं उनके शयन कक्ष में जाती हैं। तो कुछ भी यदि इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा तो बहुत सुंदर तरीके से आप लिख दीजिएगा। व्याख्या देखिए, भरत राम के वनगमन से उद्विग्न है, मतलब बहुत निराश भी है, दुखी भी है और अपनी माता कैकई से क्रोधित भी है। वे राजसभा में खड़े हो जाते हैं, उनके कमल रूपी आंखों में जल की बाढ़ सी आ जाती है। वो अपने भैया राम से बहुत प्रेम और उनका आदर करते थे। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मुझे राजगद्दी चाहिए। राम के प्रति उनका प्रेम तथा श्रद्धा का भाव उन्हें रोमांचित कर रहा है। भरत कहते हैं कि मैं अपने भाई के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। ये अपराध करने वाले पर भी क्रोध नहीं करते। मेरे ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रही तथा मुझ पर उनका विशेष स्नेह ही रहा। बचपन में खेलते समय मैंने उन्हें कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। उन्होंने कभी भी मुझे अपने से अलग नहीं किया। खेल में जीतने के बाद भी हारने का स्वांग करते तथा मेरे मन को ऊंचा रखने का प्रयास करते। खेल खेल में यदि मैं हार जाता था तो स्वयं कहते, नहीं नहीं भैया तुम जीते हो, मैं तो हार गया। मैं अपने प्रभु श्री राम की आदर्श परंपरा को जानता हूं। भरत आगे कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई श्री राम का अत्यधिक सम्मान करता हूं, पर कभी सामने नहीं कह सका। ऐसे संकोचवश हुआ है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं, अर्थात ये आज भी उनके ही प्यासे हैं। उनके बीच के भ्रातृ प्रेम को दर्शाया है कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। 2 दूनी 4, 2 नंबर के हैं। कहा है, आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं है। पाठ में आए बाजीगर के प्रसंग के आधार पर स्पष्ट कीजिए, क्या आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए धनी होना आवश्यक है? क्या धनी व्यक्ति ही आस्था और श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं? कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पाठ में आए बाजीगर के प्रसंग के आधार पर बताना है। बाजीगर के प्रसंग में बताया गया है कि पेरिस में क्रिसमस के दिन एक गरीब बाजीगर हार कर जीतने वाले को, जीत कर हारने वाले को, ठीक है,
गिरजा जब एक गरीब बाजीगर गिरजा घर में जाकर माता मरियम के चरणों में प्रार्थना करना चाहता है, परंतु उसके पास ना ही उपहार खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही गिरजाघर में जाने योग्य कपड़े थे। ऐसी स्थिति में उसने अपने कला कौशल के आधार पर माता मरियम के सामने अपने कर्तव्य दिखाकर प्रार्थना करने का निर्णय लिया और सब लोगों के चले जाने के बाद माता मरियम की मूर्ति के सामने तरह तरह के कर्तव्य दिखाए। मतलब जो उसके पास था, जो बाजीगर के पास या हुनरबाज के पास जो था, उसने वही अर्पण किया माता मरियम के पास सामने। ठीक है, कर्तव्य करने के कारण वह पसीना पसीना हो गया। जब पादरी, जिनको फादर कहा जाता है, उसे गिरजाघर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा, तभी पादरी ने देखा कि माता मरियम की मूर्ति मंच से नीचे उतर आई है और बाजीगर मतलब नट जो कर्तव्य दिखाते हैं के पास पहुंचकर उसका पसीना पहुंचते हुए उसका सिर सहला रही है। इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है कि आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मन में सच्ची लगन और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो भगवान हमसे ये नहीं कहता कि मुझे बड़े बड़े छत्र चढ़ाओ, मुझे धन दौलत यज्ञ हवन आदि करो। सच्ची भावना से हमारे पास जो है हम उसको अर्पित करेंगे, वो ग्रहण करेगा और हमारा साथ अवश्य देगा। अगला है खा, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। तो संवदिया सूक्ष्मदर्शी होता है, वह बहुत भावुक संवेदनशील होता है, वह ईमानदार व समझदार होता है, वह बिना मजदूरी लिए गांव गांव संदेशा पहुंचाता है, वह जिस भाव एवं स्वर में संदेश सुनता है उसी भाव और स्वर में संदेश देता भी है, इत्यादि संवदिया की विशेषता है। देखो, ना तो हर एक का काम करना, हर एक की सहायता करना, वो भी बिना कुछ लिए, ठीक है, परोपकार की भावना कह सकते हैं इसको। साथ ही वह बहुत भावुक भी है, इमोशनल भी है, संवेदनशील भी है, ठीक है। परंतु गांव के लोगों की संवदिया के विषय में धारणा यह है कि वह निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी होता है। अब जबकि वो कुछ लेना नहीं चाहता तो लोग उसको क्या कहते हैं, हाँ कुछ करना नहीं आता इसलिए ये काम पकड़ के बैठ गया, निठल्ला है कहीं का, कामचोर है कहीं का। उसकी कोई घर गृहस्थी नहीं होती, वह मजबूरी में ही संवाद सुनाता है और वह औरतों का गुलाम होता है। ये औरतों की मीठी आवाज के नशे में आ जाते हैं, अतः वह मर्द आदमी कहलाने के लायक नहीं होता। यही उसने इस पार्ट में संवदिया के माध्यम से बताया है। गा है, सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता था? याद है किसी को क्यों कहा जाता था? तो सिंगरौली प्राकृतिक संपदा खनिज से भरपूर एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर प्रकृति की बहुमूल्य वस्तुएं हैं, रत्न है, ठीक है, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों का कारण यहाँ यातायात के साधन विकसित नहीं थे। यातायात के अभाव या कमी तथा घने जंगलों के खतरों के कारण यहाँ लोग ना तो अंदर जाते थे और ना ही बाहर आने की जोखिम उठाते थे। इन परिस्थितियों के चलते सिंगरौली देश के अन्य भागों से कटकर अकेलेपन का शिकार हो रहा था। इसी कारण सिंगरौली को काला पानी कहा जाता था, क्योंकि पहाड़ियां ऐसी थीं, उबड़ खाबड़ थी कि वहां पर यातायात संभव नहीं हो सका, इसलिए उसको काला पानी, मतलब काले पानी की सजा सुनी होगी ना। जब अंग्रेजों का हमारे भारत देश पर शासन था तो भारतवासियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। एक ऐसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था जहां सनलाइट अर्थात सूरज की रोशनी या किरणें तक उपलब्ध नहीं होती थी। एकांत, अकेला, बिल्कुल सुनसान। इसलिए उसको, क्योंकि अब वो अकेलापन है, सिंगरौली जो है वो शहर या गांव या किसी महानगर से नहीं जुड़ा है, इसलिए उसको काला पानी कहा गया है। प्रश्न 13वां है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी हमने की थी काव्यांश की, अब हम कर रहे हैं गद्यांश की। तो ये है आपका 6 नंबर का। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इतने ध्यान से पढ़ना है कि सभी पंक्तियों को पढ़कर हमें ये समझ में आ जाए, अच्छा तो ये इस चैप्टर की है, इसके रचयिता ये है, इसमें उस समय का वर्णन किया है और इनका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं या व्याख्या ऐसे कर सकते हैं। क्लियर बेटा? एन 7 बजे आश्रम का फाटक लांघकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। उन पर नजर पड़ते ही मैं पुलक उठा। गांधी जी हूबहू
वैसे ही लग रहे थे जैसा उन्हें चित्रों में देखा था। यहां तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी परिचित सी लगी। बलराज अभी भी बेसुध सो रहे थे। हम रात देर तक बातें करते रहे थे। मैं उतावला हो रहा था। आखिर मुझसे ना रहा गया और मैंने झिंझोड़ कर उसे जगाया। देखिए संदर्भ क्या रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ गांधी, नेहरू और यासिर अराफात से उद्धृत है। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने गांधी जी को पहली बार देखने के अपने अनुभव का वर्णन किया है कि जैसा हमने चित्रों में देखा था, मां खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। घड़ी वो कमर में लटकाते थे, तो वैसा ही जब उन्होंने देखा तो वो अचंभित रह गए। लेखक ने अपने भाई से इस बात की जानकारी ले ली थी कि गांधी जी सुबह 7 बजे घूमने जाते हैं। लेखक ने देखा कि प्रतिदिन की तरह ठीक सुबह 7 बजे आश्रम के फाटक को पार करके गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर घूमने आ गए थे। उन्हें देखते ही लेखक बहुत प्रसन्न हो गया। उसने देखा कि गांधी जी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसा उसने उन्हें चित्रों में देखा था। उनकी कमर के नीचे एक घड़ी लटक रही थी जो उसे परिचित मतलब जानी पहचानी सी लग रही थी, क्योंकि इसे लेखक ने कई बार देखा था। आपस में देर रात तक बातें करने के कारण लेखक के भाई बलराज अभी तक सो रहे थे। वहीं दूसरी ओर गांधी जी से मिलने की लेखक की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और अंततः वह स्वयं को नहीं रोक पाए और भाई को पकड़कर जोर से हिलाकर उठाया ताकि वे भी उस दल में सम्मिलित हो सकें जो गांधी जी के साथ साथ चल रहा था और गांधी जी से मिल सके। ठीक है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है। 3 नंबर का आपका प्रश्न है। 6-7 लाइंस में आपको उत्तर लिखना है। कहा है सूरदास की झोपड़ी जलने पर सुभागी के मन में कौन कौन से विचार उठ रहे थे? किसने जलाई थी? पड़ोसी ने। याद आया? तो सुभागी जानती थी कि सूरदास की झोपड़ी उसी के पति भैरव ने जलाई है। फिर भी वह सूरदास को सांत्वना देने के लिए सवेरे उसके पास जाती है। सांत्वना समझते हो? ढांढस बंधाने के लिए, दिलासा देने के लिए। उसे इसकी चिंता ना थी कि भैरव ने उस पर ही चरित्रहीनता का आरोप लगाया है, क्योंकि उसे मालूम था कि लोग उसकी इस बात पर भी कभी विश्वास नहीं करेंगे। परंतु वह यह सोचकर चिंतित थी कि सूरदास पर आई विपदा के लिए वह और केवल वही उत्तरदायी है। वह जगधर को वहां खड़ा देख भयभीत थी कि कहीं वह उसे पकड़ ना ले। ठीक है। तो सूरदास की झोपड़ी जलने पर सुभागी के मन में कौन कौन से विचार आ रहे थे? सुभागी ने भैरव के घर कभी ना जाने का निश्चय कर लिया था। अब वह अकेले रहकर मजदूरी करके जीवन गुजारना चाहती थी। वह ना तो भैरव के लिए खाना बनाने के लिए तैयार थी और ना अपनी बूढ़ी सास की सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी ही निभाना चाहती थी। वह सोचती है कि जब उसके पति ने आज तक उसे खुश होकर धेले का सिंदूर तक नहीं दिया तो भला वह उसकी चिंता क्यों करे, उसके लिए क्यों मरे। इस प्रकार सुभागी भैरव और उसके घर को मन ही मन त्याग चुकी थी, क्योंकि उसने भैरव ने सुभागी पर चरित्रहीनता का इल्जाम लगाया था जो कि बिल्कुल बेबुनियाद था। खा है बच्चे का मां का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, मां से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। उक्त कथन से उजागर होने वाले मानवीय मूल्यों पर प्रकाश डालिए। 3 नंबर का है। 7-8 पंक्तियों में आप लिख सकते हैं, जिससे जो भी प्रश्न में पूछा गया है उसका उत्तर आसानी से, जो आपकी चेक होगी कॉपीज, चाहे टेस्ट हो चाहे परीक्षाएं हो, उसमें बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए भावनात्मक तरीके से आपको उत्तर लिखना है। कैसे? देखिए, मां बच्चे का रिश्ता अनूठा मतलब सबसे ऊपर, सबसे सुंदर, सबसे अनोखा होता है, जिसकी तुलना अन्य किसी रिश्ते से नहीं की जा सकती। एक मां 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। इस दौरान उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, किंतु वह पेट में पल रहे बच्चे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देती और उसकी रक्षा हेतु हर संभव सावधानी बरतती है। प्रसव पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देने के बाद वह अपनी छाती से लगाकर उसे अमृत तुल्य दूध का पान कराती है, उसे कलेजे का टुकड़ा बनाकर पालती पोसती है और बड़ा करती है।
बच्चे के प्रति माँ में यह ममता प्रकृति जन्य होती है, तभी तो माँ को सर्वोपरि कहा जाता है ना कि ईश्वर स्वयं धरा पर नहीं आ सके तो उन्होंने माँ को भेज दिया। मनुष्य की तरह सभी स्तनधारी माताओं में भी यह ममत्व नैसर्गिक रूप से विद्यमान है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रूप से। पशु जगत में सभी स्तनधारी माताएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, अपनी संतानों को जन्म देकर उन्हें स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं। शेर, बाघ जैसी हिंसक प्रजातियों में भी यह विशेषता पाई जाती है। पक्षी जगत में भी मां बच्चे का संबंध आत्मीयता से जुड़ा होता है। मादा पक्षी अंडे देने के बाद उन्हें बड़ी सावधानी और स्नेह के साथ सेती है, अपने पंखों के नीचे उनका पालन पोषण करती है, अंडों में से बच्चों के निकलने के बाद उनके लिए दाना चुग चुग कर लाती है, अपनी जान पर खेलकर भी उन्हें हर खतरे से बचाती है, उन्हें चलना और उड़ना सिखाती है। तो मां, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, कोई भी जीव जंतु हो या मनुष्य हो, मां का रिश्ता सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा है। मां के प्रेम और ममता का ही प्रभाव होता है कि इंसान, पशु, पक्षी सबकी संतानें सबसे ज्यादा मां से ही जुड़ी रहती हैं, उन्हें चाहती हैं। इस प्रकार मां और बच्चे का संबंध अन्योन्याश्रित है, पूरी तरह से निर्भर है। ठीक है, अतः दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इंटरडिपेंडेंट कह सकते हैं, एक दूसरे पर आश्रित। अतः दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तभी तो लेखक ने कहा है, बच्चे का मां का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, मां से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। यह कथन हमें प्रेम, करुणा, ममता, सेवा, समर्पण, उदारता, परोपकार जैसे गुणों को ग्रहण करने की सीख देता है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा है, समझा है, जाना है और साथ ही साथ आपने परीक्षाओं के लिए तैयारी के रूप में बहुत ध्यानपूर्वक अपनी पाठ्य पुस्तक के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स पेपर जो सॉल्यूशन करवाया है उसके सभी प्रश्नों पर ध्यान दिया है। इसी तरह से आपको पेपर्स पर ध्यान देना है। जो भी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए और फिर देखिएगा किस तरह से आप परीक्षाओं में धूम मचा देंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है। मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं आपके लिए 100% फ्री। इतना ही नहीं, अब तो बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिनमें सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स और एमसीक्यू सब कुछ है शामिल, जो कि ना केवल आपकी वार्षिक परीक्षा में हेल्प करेंगे बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।